नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। इंसानों ने प्रकृति को कुछ इस तरह नुकसान पहुंचाया है कि ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी का हर कोना अब चीखें मार रहा है। पृथ्वी आज अपने जीवन, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और इंसानों से गुहार लगा रही है कि उसे बख्श दिया जाए। इसलिए ये पृथ्वी कभी कभी अपना रौद्र रूप दिखाकर भी विरोध जताती है और ऐसा लगता है, और ये खौफनाक मंजर देखकर हमको एहसास होता है कि हमने वाकई अपनी पृथ्वी, अपने वायुमंडल को बहुत नुकसान पहुंचाया है। वैज्ञानिक समय समय पर जलवायु परिवर्तन के खतरे से दुनिया को चेताते रहे हैं। आर्कटिक महासागर को ग्लोबल वार्मिंग का केंद्र बिंदु कहा जाता है। बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा और तेज़ी से असर आर्कटिक महासागर में ही देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि पिछले कुछ समय से आर्कटिक में बर्फ का पिघलना और उसका क्षेत्रफल तेजी से घटता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से आर्कटिक में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करने के लिए इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा ध्रुवीय अभियान शुरू किया गया है। इसे मोज़ेक नाम दिया गया है। इस अभियान में 19 देशों के सैकड़ों वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं। मोज़ेक अभियान के तहत आर्कटिक में होने वाले जलवायु परिवर्तन का अध्ययन, यूरोप में बढ़ती हीट वेव और बर्फ के पिघलने और जमने की दर जैसे बिंदुओं पर शोध किया जाएगा। तो आज विशेष में हम समझेंगे मोज़ेक मिशन को, इसके मकसद को, साथ ही साथ आर्कटिक महासागर को। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। इतिहास का सबसे बड़ा ध्रुवीय अभियान शुरू हो चुका है। मोज़ेक नाम का ये अभियान अब तक का सबसे बड़ा आर्कटिक अनुसंधान अभियान है। ये 1 साल से ज़्यादा चलने वाला अभियान है जिसमें 19 देशों के एक्सपर्ट हिस्सा ले रहे हैं। इसके तहत वैज्ञानिक आर्कटिक महासागर के अलग अलग हिस्से का अध्ययन करेंगे जिससे वहाँ की जलवायु प्रणाली की समझ और बेहतर होगी। मिशन ये भी स्पष्ट होगा कि जलवायु परिवर्तन किस तरह इस क्षेत्र और समूचे विश्व को प्रभावित कर रहा है। 15.5 करोड़ डॉलर की लागत वाले इस मिशन के तहत वातावरण, महासागर, समुद्री बर्फ, पारिस्थितिकी और प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा। कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरे से आर्कटिक की प्राकृतिक हिम संपदा के पूरी तरह पिघलकर समाप्त हो जाने की आशंका जताई थी। जलवायु परिवर्तन से इस महासागर के ज्यादातर इलाकों से बर्फ तेजी से पिघल रही है। पिछले दशक की अपेक्षा इस दशक में आर्कटिक में बर्फ का क्षेत्रफल तेजी से घटा है। उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ की सबसे मोटी परत खतरनाक तरीके से कमजोर हो रही है। वैज्ञानिकों के बीच आर्कटिक महासागर को ग्लोबल वार्मिंग का केंद्र बिंदु माना जाता है। आर्कटिक में जलवायु अध्ययन के लिए इतिहास का सबसे बड़ा ध्रुवीय अभियान शुरू किया गया है। मोज़ेक का पूरा नाम है मल्टी डिसिप्लिनरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी फॉर द स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट। For the first time, we are going to operate modern research icebreaker year-round, including the winter season in the Central Arctic. We'll be able to observe the annual cycle of the key climate processes in the Central Arctic, and that will be a massive logistical operation to just support and maintain an icebreaker there up at the north. मोज़ेक अभियान 390 दिन का है। इस अभियान में कुल 19 देश हिस्सा ले रहे हैं। इतिहास के सबसे बड़े ध्रुवीय अभियान के तहत सितंबर में जर्मनी के अनुसंधान आइस ब्रेकर पोलरस्टन को नॉर्वे के ट्रोमसो से रवाना किया। आइस ब्रेकर RV पोलरस्टन एक जहाज है। ये जहाज अभियान में शामिल देशों अमेरिका, रूस और चीन समेत 19 देशों के सैकड़ों वैज्ञानिक और वैज्ञानिक उपकरणों से लैस है। इस जहाज को आर्कटिक क्षेत्र की बर्फ पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अध्ययन के लिए भेजा गया है। ये जहाज आर्कटिक के अलग अलग हिस्सों में 1 साल से ज्यादा दिन तक बिताएगा। अभियान के दौरान आइस ब्रेकर पोलरस्टन को चीन, रूस और स्वीडन के 4 अतिरिक्त आइस ब्रेकर भी मिलेंगे। अभियान के दौरान हर दिन 7 किलोमीटर की गति से बर्फ की खुदाई की जाएगी।
अभियान के तहत 4 किलोमीटर नीचे तक के बर्फ की माप ली जाएगी। इस अभियान को अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन, ऊर्जा विभाग, नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन और नासा जैसे संस्थान आर्थिक सहायता दे रहे हैं। ये पहली बार होगा जब कोई आइस ब्रेकर ठंड के दिनों में आर्कटिक महासागर में बर्फ की खुदाई करेगा। हालांकि गर्मियों में ऐसा किया जा चुका है। Never before a modern research icebreaker has ventured out to the inhospitable Central Arctic in winter. In summer, icebreakers have been there, not in winter, where the ice is so thick that we will be locked in the ice. We can't break it, and we will just drift with it, going where the ice is going, no matter where this will be. And we will be in the hands of nature, driven by the forces of wind and ice. For better or worse. करीब 600 वैज्ञानिक साल भर के दौरान इस मिशन के तहत जहाज पर जाएंगे। ये विशेषज्ञ और वैज्ञानिक अलग अलग चरणों में अभियान में शामिल होते रहेंगे। इसके अलावा अभियान को सफल बनाने के लिए 300 लोग बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं। इनमें भारत के विष्णु नंदन भी शामिल हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से संबंध रखने वाले विष्णु नंदन ध्रुवीय अनुसंधान करता है। एससीटी इंजीनियरिंग कॉलेज तिरुवनंतपुरम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले विष्णु ने नीदरलैंड से एमएससी की पढ़ाई की है। वे कनाडा के यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी के रिसर्च फेलो रह चुके हैं। रिमोट सेंसिंग वैज्ञानिक विष्णु नंदन नवंबर में रूस के आइस ब्रेकर जहाज में नॉर्वे के ट्रोम्सो से रवाना होकर अभियान के दूसरे चरण में आइस ब्रेकर पोलस्टन जहाज पर जाएंगे। वे करीब 4 महीने आर्कटिक में बिताएंगे। उनकी यात्रा पोलर विंटर में शुरू हो रही है, इसलिए वे मार्च में वापसी तक सूरज की रोशनी नहीं देख पाएंगे। We will for the first time be able to observe the key climate processes in the Central Arctic year round, and observing them is the basis for understanding them, and we need that understanding so that we can put them a realistic representation of these processes into our climate models. And so far the climate models all have to guess somewhat about how the processes work in the Central Arctic. We go there, we observe them, and then we have more robust climate. मोज़ेक अभियान का फोकस एरिया पहले से तय है। अध्ययन में बर्फबारी, यूरोप में बढ़ती हीट वेव और बर्फ के पिघलने और जमने की दर जैसे बिंदुओं पर फोकस रहेगा। अनुसंधान आइस ब्रेकर आरवी पोलस्टन जहाज अभियान के दौरान कुल 2500 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। मिशन में शामिल शोधकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 6 लोगों को हमेशा तैनात रखा जाएगा। इस अभियान की लागत 2 लाख यूरो प्रतिदिन है। इस लागत में उपकरणों और शोधकर्ताओं पर खर्च शामिल नहीं है। विशाल आइस ब्रेकर पोलस्टन के जरिए धरती का तापमान बढ़ने पर आर्कटिक के बारे में नई समझ बनाने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मोज़ेक मिशन आर्कटिक महासागर में हो रहे जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए एक बहुआयामी और महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के चलते आर्कटिक क्षेत्र में हो रहे बदलाव और इसके चलते दुनिया के बाकी हिस्सों पर हो रहे असर का अध्ययन करना है। इस अभियान के तहत मोज़ेक मिशन 1 साल तक आर्कटिक महासागर के मध्य भाग में रहकर जलवायु परिवर्तन और उसके असर के बारे में अध्ययन करेगा। आर्कटिक महासागर में होने वाले जलवायु परिवर्तन और उनके प्रभावों को समझने के लिए मोज़ेक मिशन अब तक का सबसे बड़ा आर्कटिक अनुसंधान है, जिसका उद्देश्य इस बात का पता लगाना है कि जलवायु परिवर्तन के चलते उत्तरी ध्रुव पर क्या असर पड़ रहा है और वहां की बर्फ पिघलने से दुनिया पर किस तरह का असर पड़ेगा। दुनिया के 19 देशों के सैकड़ों वैज्ञानिक इस अभियान से जुड़े हुए हैं। इस अभियान के लिए जर्मनी का आइस ब्रेकर आरवी पोलस्टन वैज्ञानिकों के लिए बेस के रूप में काम करेगा। आरवी पोलस्टन पूरे 1 साल तक मध्य आर्कटिक महासागर में बर्फ के साथ बहता रहेगा। गर्मियों के मौसम में ये आर्कटिक के साइबेरियन क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस दौरान वैज्ञानिकों द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों पर शोध किया जाएगा। साथ ही इन आंकड़ों का उपयोग दुनिया के बाकी हिस्सों के जलवायु परिवर्तन पैटर्न को समझने के लिए भी किया जाएगा। तो मोज़ेक मिशन है, इसका मुख्य तात्पर्य ये है कि आर्कटिक के अंदर जो मौसम है और जो वहाँ पर समुद्र के ऊपर बर्फ़ जमती है
और बर्फ़ के नीचे जो समुद्र के अंदर हलचल होती है उसके बारे में एक वैज्ञानिक तथ्य एकत्रित करने हैं। ये एक बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि जो भी हमारे क्लाइमेट के मॉडल्स हैं और जिनके आधार पर आने वाले भविष्य में क्लाइमेट के बारे में बताया जाता है, उनके अंदर आर्कटिक में क्या हलचल हो रही है उसके बारे में बहुत कम जानकारी दी गई है। अपने अभियान के तहत आर्कटिक सागर में जाने के बाद जहाज आरवी पॉलरस्टन समुद्री बर्फ के एक बड़े टुकड़े यानी आइस पैक पर पार करेगा और उसके बाद प्राकृतिक तरीके से यानी जिस तरह बर्फ पानी के ऊपर तैरती है उसी प्रकार चारों तरफ से बर्फ से ढके हुए उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ेगा। इसके बाद ये उन वायुमंडलीय महासागरीय परिवर्तनों का निरीक्षण करेगा जो बर्फ के बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं और साथ ही मौसम के बनने और बिगड़ने में सहायक होते हैं। ये पोत एक वैधशाला और बेस कैंप के रूप में कार्य करेगी जो पानी के ऊपर तैरते हुए आइस टेदर प्रोफाइल्स, रिमोट स्टेशन, अंडर वाटर ड्रिफ्टर्स और मानव रहित एरियल सिस्टम के साथ ही कुछ संचालित करेगी। मोज़ैक अपने अभियान के दौरान पूरे आर्कटिक सिस्टम को अलग अलग कोणों से जांच करेगा। दरअसल मोज़ैक मिशन का उद्देश्य आर्कटिक जलवायु प्रणाली को समझने और वैश्विक जलवायु परिवर्तन में इसके असर को समझना है। इसके मिशन से आर्कटिक क्षेत्र के विकास और उसके प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा बनाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन के अनुकूल नीतिगत निर्णय लेने के लिए एक मजबूत वैज्ञानिक आधार भी मिलेगा। मोज़ैक मिशन से आर्कटिक के ध्रुवीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के कारणों को समझने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही इससे क्षेत्रीय और वैश्विक परिणामों की समझ बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। समुद्री बर्फ के पिघलने और नुकसान के पीछे के कारणों को समझने के साथ ही ये मिशन मौसम और जलवायु पूर्वानुमानों में सुधार करने में भी मददगार होगा। ये समुद्री मार्गों के साथ ही भविष्य में यातायात के लिए बेहतर वैज्ञानिक आधार बनाने में योगदान देगा। उस विज्ञान को निकाल के लाना जिसकी वजह से कि दुनिया के अंदर जो वायुमंडल परिवर्तन हो रहा है उसमें पूर्ण रूप से सारे तरह के डेटा मिल सकें। इसमें जो सबसे मुख्य बात यह है कि समुद्र की सतह से लेकर के, समुद्र की सतह के ऊपर जो बर्फ़ जमती है उससे लेकर के और समुद्र की गहराई से लेकर के और आसमान में 35 किलोमीटर ऊपर तक जो गतिविधियाँ होंगी उनके ऊपर बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया जाएगा और उनके ऊपर निगाह रखी जाएगी। दरअसल आर्कटिक वैश्विक जलवायु परिवर्तन का प्रमुख क्षेत्र है जिसका ग्लोबल वार्मिंग में अहम योगदान है। ऐसा माना जा रहा है कि 21वीं शताब्दी के दौरान आर्कटिक महासागर से बर्फ गायब हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो ये परिवर्तन पूरे उत्तरी गोलार्ध में मौसम और जलवायु परिवर्तन को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। अभी तक आर्कटिक जलवायु प्रणाली में कई प्रतिक्रियाओं को खराब तरीके से जलवायु मॉडल में दर्शाया जाता है क्योंकि उन्हें पर्याप्त रूप से समझा नहीं जा सका है। जब तक हम प्रक्रियाओं को सही तरीके से समझेंगे नहीं तब तक आर्कटिक जलवायु अनुमान सटीक नहीं होंगे। खासकर सेंट्रल आर्कटिक के बारे में अब तक का ऑब्जर्वेशन सही नहीं रहा है क्योंकि यहाँ ठंड और बसंत के दौरान मौसम में नाटकीय परिवर्तन होता है। इसकी वजह से हमें पता चलेगा कि वहाँ पर जो तापमान की स्थिति है वो क्या है, गर्मियों में क्या स्थिति रहती है, सर्दियों में क्या स्थिति रहती है। देखिए वहाँ काफ़ी दिनों महीनों सूर्य की रोशनी नहीं रहती है और जैसे ही सूर्य की रोशनी शुरू होती है, जब शुरू वहाँ होता है, दिन बड़ा हो जाता है तो वहाँ पर पिघलने लगती है बर्फ़ और बर्फ़ के पिघलने के साथ साथ तरह तरह के जीव जंतु उस ठंडे वातावरण में भी हो जाते हैं। एल्गी है और बहुत तरह के और समुद्री जीव हैं। तो ऐसा क्या है कि क्या बिना सूरज की रोशनी के ये जीव इतने दिनों तक रह सकते हैं, महीनों? और अगर ऐसा है या उनके अंदर कोई विशेषता है कि वो मून की और चंद्रमा की रोशनी से ही अपना काम चलाते हैं उन दिनों जबकि वहाँ सूर्य प्रकाश नहीं होता है, तो ये एक ऐसे बड़े प्रश्न हैं जिनका के उत्तर मिलने का हमें एक बहुत बड़ी उम्मीद है। मोज़ैक मिशन के परिणाम न केवल जलवायु परिवर्तन के पीछे के कारणों को उजागर करेंगे बल्कि मानव और अन्य संस्थानों को भी जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए
सक्रिय होने के लिए मार्गदर्शन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। यूं तो जलवायु परिवर्तन का असर पूरी दुनिया में देखा और झेला जा रहा है। दुनिया का कोई भी इलाका आज जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से अछूता नहीं है, लेकिन जो इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है वो है आर्कटिक महासागर और उसका क्षेत्र। जलवायु परिवर्तन के चलते आज पूरी दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, लेकिन उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक बाकी दुनिया के मुकाबले दोगुनी गति से गर्म हो रहा है और इसका परिणाम है उत्तरी ध्रुव के बर्फ का तेजी से पिघलना। इसे देखते हुए वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि आगामी कुछ दशकों में ग्रीष्म ऋतु के दौरान उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघल सकती है। वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरे से आर्कटिक की प्राकृतिक हिम संपदा के पूरी तरह पिघलकर समाप्त हो जाने की आशंका जताई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पहले गर्मी के मौसम में उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ की मोटी परत बनी रहती थी, लेकिन जलवायु परिवर्तन और बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जहां एक और आर्कटिक महासागर में मौजूद हिम शिलाखंडों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है, वहीं बर्फ की पुरानी परतें भी समाप्त होती जा रही हैं। देखिए, आर्कटिक महासागर जो ध्रुव है आर्कटिक, वहाँ पर समुद्र की गतिविधियाँ बहुत तेज़ हैं। किस तरीके से वहाँ पर समुद्र के अंदर पानी के चक्र चलता है, किस तरीके से वहाँ पर जीव जंतुओं का अपना एक निजी रोज़मर्रा का तरीका है रहने का, उनकी पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है घटती है, और वहाँ का जो वातावरण है बड़ा विशेष है, क्योंकि कुछ दिनों तो वहाँ पर सूरज 24 घंटे के करीब निकलता है और कई महीनों वहाँ पर सूरज निकलता ही नहीं है। पृथ्वी पर जिस तरह दक्षिणी ध्रुव के आसपास का क्षेत्र अंटार्कटिका कहलाता है, उसी तरह धरती के उत्तरी ध्रुव के आसपास के क्षेत्र यानी आर्कटिक वृत्त के उत्तरी क्षेत्र को आर्कटिक कहा जाता है। ये पृथ्वी के लगभग 1/6 भाग पर फैला है। आर्कटिक क्षेत्र के तहत धरती का उत्तरी ध्रुव के आसपास का आर्कटिक या उत्तरी ध्रुवीय महासागर और इससे जुड़े 8 आर्कटिक देशों कनाडा, ग्रीनलैंड, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के भूखंड शामिल हैं। आर्कटिक महासागर आंशिक रूप से साल भर बर्फ की एक विशाल परत से ढका रहता है और शीतकाल के दौरान लगभग पूर्ण रूप से बर्फ से ढक जाता है। इस महासागर का तापमान और लवणता यानी खारा पानी मौसम के अनुसार बदलता रहता है, क्योंकि इसकी बर्फ पिघलती और जमती रहती है। 5 प्रमुख महासागरों में से एक इसकी औसत लवणता सबसे कम है और ग्रीष्म काल में यहाँ की लगभग 50% बर्फ पिघल जाती है। मनुष्य के लिए और प्रकृति के लिए तो बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि वहाँ पर जो प्रक्रियाएं होती हैं उससे पूरे विश्व के वातावरण के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो अगर वहाँ पे जो प्रक्रियाएं हो रही हैं उनको हमने समझ लिया तो फिर हम विश्व के वातावरण को भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और अगर हमने विश्व के वातावरण को समझ लिया और आने वाले दिनों में क्या उसके अंदर परिवर्तन होने वाला है वो समझ लिया, तो हम समझते हैं कि उससे फिर हमको सीख लेकर के अपने आप में बचाव का और उसके साथ तालमेल बैठाने में बहुत सहायता मिलेगी। नवंबर 2016 में आर्कटिक क्षेत्र के बर्फ के अप्रत्याशित रूप से पिघलने पर आई आर्कटिक रेसिलियंस की रिपोर्ट में काफी चिंता जताई गई थी। ये रिपोर्ट आर्कटिक काउंसिल और 6 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों के 11 संस्थानों के शोधों के आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में ग्लोबल वार्मिंग से आर्कटिक महासागर की बर्फ पर पड़ने वाले परिणाम दिखाए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक 16 से 19 नवंबर 2016 के बीच की अवधि में आर्कटिक समुद्री हिम विस्तार में 1.6 लाख वर्ग किलोमीटर की कमी हुई। नेशनल स्नो एंड आइस डेटा सेंटर के अनुसार 16 नवंबर 2016 को आर्कटिक समुद्री हिम विस्तार 86.74 लाख वर्ग किलोमीटर था, जो 20 नवंबर 2016 को सिकुड़कर 86.25 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया। इसका मतलब है कि नवंबर के इन 4 दिनों में ही आर्कटिक समुद्री हिम 49,000 वर्ग किलोमीटर कम हो गया। वैसे तो ग्लोबल वार्मिंग से हाल के दशकों में पूरी धरती प्रभावित हो रही है, लेकिन आर्कटिक को अपने प्राकृतिक स्वरूप के घटने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। डेनिश मटीरियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स के अनुसार आर्कटिक के कई स्थानों पर तापमान में 20 डिग्री सेल्सियस तक की विषमता पाई गई है।
इसके मुताबिक 19 नवंबर 2016 को आर्कटिक का औसत तापमान 1979 से 2000 के तापमान की तुलना में लगभग 7.3 डिग्री सेल्सियस अधिक पाया गया। आंकड़े ये भी दर्शाते हैं कि अक्टूबर 2016 में आर्कटिक हिम विस्तार औसत से 28.5% नीचे था, जो अब तक का सबसे न्यूनतम है। आर्कटिक सी आइस कोलैप्स ब्लॉग में टोर्स्टीन विडाल द्वारा अब तक प्राप्त आंकड़ों के आधार पर एक अनुमानित ग्राफ तैयार किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यदि इसी गति से आर्कटिक बर्फ पिघलती रही तो जनवरी 2024 तक हिम मुक्त आर्कटिक की शुरुआत होगी और 2040 से लेकर 2100 तक सब नष्ट हो जाएगा। हर जगह से करीब 3 गुना ज़्यादा जलवायु परिवर्तन का प्रभाव वहाँ पड़ता है। इसके माने है कि वहाँ का तापमान करीब 3 गुना अधिक बढ़ता है किसी और जगह से। तो ये समझने की कोशिश करनी चाहिए हमें कि वहाँ का तापमान बहुत ही संवेदनशील है और इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ का जो एक वातावरण है उससे विश्व का जो पर्यावरण है उसके ऊपर काफ़ी उसका प्रभाव रहता है। और वहाँ पर जो हिमखंड हैं वो पिघलते हैं किस तरीके से, और क्योंकि वहाँ 3 गुना अधिक प्रभाव पड़ता है इसलिए वो अधिक तेज़ी से पिघलते हैं। तो ऐसा सोचा गया है कि शायद अगले 100 वर्ष के बाद वहाँ पर हिमखंडों की तो एकदम कमी हो जाएगी और इसकी वजह से दुनिया का जो एक वातावरण है और दुनिया का जो एक जलवायु है उसके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। आर्कटिक के बर्फ पिघलने का दुष्परिणाम आर्कटिक के अलावा दुनिया को भी झेलना पड़ रहा है। दरअसल बर्फ के भीतर जंगलों के ढेर हैं। इनमें कई बीमारियों के कीटाणु हैं जो अब बर्फ पिघलने की वजह से बाहर आ रहे हैं। बर्फ की मोटी परत के भीतर कैद जहरीली मीथेन गैस और जहरीला पारा भी बाहर आकर इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है। बर्फ पिघलने से दुनिया भर में 130 से 150 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में मिल जाएगी। ये उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड है जितनी अमेरिका हर साल वातावरण में छोड़ता है। किस तरीके से वहाँ पर केमिस्ट्री जो है ओशन की रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही हैं वो कैसी हो रही हैं और किस तरीके से वहाँ पर समुद्र के अंदर उथल पुथल होती है कि वहाँ से बहुत सारा तापमान आसमान की तरफ रिलीज़ होता है और वो जो हीट एक्सचेंज होता है उसके बारे में हमें बिल्कुल अभी तक कोई विशेष आइडिया नहीं है। तो इस एक्सपीडिशन के द्वारा हमें इसके बारे में बहुत तथ्य जानने को मिलेंगे और हम समझ पाएंगे कि कितना हीट एक्सचेंज होता है। आर्कटिक के क्षेत्रों में शोध के लिए दुनिया भर से वैज्ञानिक जाते रहे हैं। भारत ने भी अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सुविधा का प्रयोग करते हुए अगस्त 2007 में पहला भारतीय आर्कटिक अनुसंधान शुरू किया था। इसके बाद हिमनद विज्ञान, सूक्ष्मजीव विज्ञान और वायुमंडलीय विज्ञान के अध्ययन के लिए भारत की ओर से हर साल गर्मियों और सर्दियों में वैज्ञानिक टीमों को आर्कटिक में भेजा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।